नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गुरुग्राम में कोरोना को लेकर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे थे स्पेशल रिपोर्ट में एनएस में, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सर्वदलीय बैठक की। चीन की घुसपैठ को लेकर सर्वदलीय बैठक इस वक्त भी जारी है। सोनिया गांधी ने सरकार से कई सवाल किए हैं। सरकार को कब मिली घुसपैठ की जानकारी? सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में कई सवाल दागे हैं। उनमें से एक ये है कि सरकार मामले से जुड़ी हुई सारी जानकारी साझा करे। लेकिन शरद पवार ने जो कहा है वो काफी मायने रखता है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हमारी सेना निहत्थी थी या नहीं, ये संवेदनशील मुद्दे हैं और इस पर बोलने से बचना चाहिए। सरकार को कब मिली घुसपैठ की जानकारी, ये सोनिया गांधी ने कहा है और ममता बनर्जी ने भी। तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। उसी पर आइए सीधे लिए चलते हैं आपको। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, हर पार्टी ने अपने तरीके से सवाल सामने रखे। सोनिया गांधी ने कहा है पूरी जानकारी दीजिए, साझा कीजिए सारी जानकारी, कैसे परिस्थितियां खराब हुई, क्या हुआ, क्या इस वक्त चल रहा है। और शरद पवार ने जो कहा है वो भी महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। सोनिया गांधी ने अगर सवाल उठाए सरकार की कार्यशैली पर या सेना की कार्यशैली पर, तो उसको लेकर शरद पवार जो यूपीए के घटक दल हैं और साथ ही साथ महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि हमको इस वक्त सवाल नहीं उठाने चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी सेना निहत्थी थी नहीं थी। हमको इस वक्त जो है सेना के साथ और देश के साथ खड़ा होना चाहिए और सरकार के पीछे। तो सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि यूपीए के अंदर फूट है। केसीआर से लेके नवीन पटनायक, तमाम नॉर्थ ईस्ट की पार्टियों ने जो है सरकार के साथ खड़ी नजर आई। यहाँ तक कि डीएमके जो यूपीए की सहयोगी है उसने भी सरकार के साथ खड़े नजर आई। उन्होंने कहा कि ये वक्त किसी पर जो है आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, बल्कि सरकार के साथ खड़े होने का है। ममता बनर्जी भी जो धुर विरोधी हैं, भले ही वो ना यूपीए में है ना एनडीए में, लेकिन मुखर विरोधी है बीजेपी की और केंद्र सरकार की, वो भी इस वक्त ये कहती नजर आई कि इस वक्त सरकार के साथ खड़े रहना है और सरकार की संप्रभुता के लिए हम सबको एकजुट रहना होगा। भारत एक है और इसका मैसेज जाना चाहिए पूरे विश्व के अंदर और के अंदर। हिमांशु हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी। वो बता रहे हैं कि कैसे सोनिया गांधी ने सरकार को घेरा है, कई सवाल पूछे हैं। तो वहीं हिमांशु आप बता रहे हैं शरद पवार ने ये कह दिया। राहुल गांधी ने दरअसल निहत्थे हमारी सेना को किसने भेजा ये सवाल पूछा था। क्या शरद पवार ने सीधे उसी पर इशारा कर दिया अपनी इस बात से? देखिए, बिल्कुल अगर शरद पवार इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पे को जवाब दे रहे हैं कि ये वक्त जो है राजनीति का नहीं है। इस वक्त हमको एक साथ खड़ा होना होगा, सरकार के साथ नजर आना है। और अगर शरद पवार कह रहे हैं तो शरद पवार के लिए कहा जाता है अंजना कि वो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि बॉल कहाँ और कब डालनी है और कब शॉट को मारना है। वो ये सारी चीजें जानते हैं और इसीलिए अगर आप देखिए तो शरद पवार की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया था, लेकिन जब आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है सरकार की तरफ से, तब शरद पवार जो है खुलकर बोल रहे हैं और वो यूपीए के सहयोगी हैं, यूपीए के नेताओं को नसीहत दे रहे हैं कि ये वक्त जो है वो चुप रहने का है, सवाल उठाने का नहीं है। ये नहीं देखना होगा कि हमारे सैनिक निहत्थे थे या कैसे गए थे। अभी जो है वो देश एकजुट नजर आए, ये संदेश देना जरूरी है। अगर शरद पवार कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूपीए के नेताओं पे और राहुल और सोनिया के ऊपर तो जरूर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं कि राजनीति जो है हर समय ठीक नहीं है। बिल्कुल। और उद्धव ठाकरे जो उनके साथी हैं वहां पर, उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा है कि हमें इस वक्त पर एक आवाज में पूरे देश को बोलना चाहिए, सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। यही लोगों की इस वक्त आस्था है कि चीन ने धोखा किया है और हम सबको मिलकर काम करना है। सोनिया गांधी ने जो पूछा है क्या हमारी खुफिया एजेंसी ने घुसपैठ की जानकारी नहीं दी, आर्मी इंटेलिजेंस ने सरकार को चीन के कब्जे को लेकर सचेत नहीं किया। ये तमाम सवाल थे जो सोनिया गांधी ने पूछे। क्या सरकार स्वीकार करेगी इंटेलिजेंस फेलियर है? 6 जून की इस बैठक में चीन से कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर सीधे बात क्यों नहीं की? चीनी सेना की वापसी को लेकर आगे क्या कार्रवाई होगी? सरकार हालातों और तैयारियों की पूरी जानकारी दे। आइए अब आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि आज सर्वदलीय बैठक और उसके जरिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पहल कर रहे थे कि देश एकजुट एक आवाज में चीन के खिलाफ इस मुहिम को आगे ले जाए।
चीन और भारत के तनावपूर्ण रिश्तों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो सभी पार्टी के नेताओं ने खुलकर अपनी बातें रखी। बैठक में शिकवा शिकायतों का दौर भी चला तो देश की एकजुटता को लेकर भी हामी भरी गई। बैठक की शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी नेताओं के सामने सीमा पर वर्तमान हालात के बारे में जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने बताया कि भारतीय सेना किसी भी स्थिति का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सर्वदलीय बैठक की टाइमिंग पर सवाल उठाया और कहा कि यह बैठक और पहले बुलाई जानी चाहिए थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय सेना को अपना पूरा समर्थन दिया। ममता ने पूरे मामले में सरकार से पारदर्शिता बरतने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस सर्वदलीय बैठक में 17 पार्टियों को आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, जेडीयू के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेडी के मुखिया और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद थीं। इनके अलावा शिवसेना सुप्रीमो और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, एलजेपी नेता चिराग पासवान, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईआर जगन मोहन रेड्डी, सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी भी शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में सिर्फ उन पार्टियों को बुलाया गया था जिनके पास 5 से ज्यादा सांसद हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और आरजेडी को बैठक में नहीं बुलाया गया, जिसकी नाराजगी इन दलों में साफ दिखी। ऐसा व्यक्ति जिसको 3 बार दिल्ली की जनता ने चुन के मुख्यमंत्री बनाया, जिसकी दिल्ली में सरकार है, पंजाब में अपोजिशन पार्टी है, 4 सांसद हैं, पूरे देश भर में संगठन है, अरविंद केजरीवाल की राय को आप कोई महत्व ही नहीं देना चाहते। आपको लगता है कि वो कोई राय देने के लायक नहीं है। तो ये कैसी दलील है और ये कैसी बात है? संघीय ढांचे से देश चलता है, लोकतंत्र से देश चलता है। अब क्या कारण है किस वजह से जो है राष्ट्रीय जनता दल को इस पार्टी ऑल पार्टी मीट में नहीं बुलाया गया? हम लोग चाहेंगे कि इसकी स्पष्टीकरण दें कि आखिर किन वजहों से जो है राष्ट्रीय जनता दल को नहीं बुलाया गया है। हालांकि पार्लियामेंट में हम लोगों का स्ट्रेंथ है, 5 एमपी है, पार्टी का रिकग्निशन है और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भी, और हमारे एमपी ने भी सबसे पहले जो है मांग की थी कि भाई ऑल पार्टी मीट इसमें बुलाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं कि चीन भारत के बीच इस तनाव का आखिर जिम्मेदार कौन है? ये नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को टीवी चैनल की तरह चलाते आ रही है कि टीआरपी ना गिरे, और इनकी टीआरपी ना गिरने की वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारे 20 जवान शहीद हुए। कितने चीन के लोग आए? 2000। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? देश जानना चाहता है। एक तरफ सीमा पर तनाव है और दूसरी तरफ देश में सियासत भी तेज है, लेकिन एक सच ये भी है कि जहां देश की अस्मिता और देश की आन की बात आएगी, पूरा देश एक साथ खड़ा होगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और अब आइए स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कैसे लद्दाख और लेह के ऊपर आसमान में आज हिंदुस्तान की तैयारी दिख रही थी। जी हां, तमाम लड़ाकू विमान आज आसमान में वहां पर थे। इधर जो वायुसेना अध्यक्ष हैं वो भी अचानक लेह लद्दाख के दौरे पर गए। पूरी तैयारी है और हिंदुस्तान एक संकेत साफ दे रहा है चीन को। लेह लद्दाख के आसमान में भारतीय वायुसेना के विमान गड़गड़ा रहे हैं। सुबह से ही भारत के चिनूक, मिग और अपाचे विमान लद्दाख की सीमा पर गश्त कर रहे हैं। भारतीय विमानों की सीमा पर यह मौजूदगी बता रही है कि वायुसेना चीनी सेना की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, इसी तरीके से आसमान में आप जो फाइटर विमानों की सर्वेलांस सॉर्टीज देख रहे हैं वो लगातार चल रही हैं। किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र को ऐसा नहीं छोड़ा जा रहा है कि वो अनप्रोटेक्टेड रहे। आसमान की आंखें लगातार लगी हुई हैं कि किसी भी तरीके से दुश्मन पर हम हावी रहें। आसमान से लेकर जमीन तक हमारे जो फोर्सेस हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हिफाजत इस तरीके से कर रहे हैं कि चीन भी बुरी तरह से घबराया हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान का ऐसा रूप उसके लिए भी थोड़ा नया नया सा लगता है। जहां 62 की धमकियां अब धीरे धीरे खत्म होंगी, 62 की याद को 2020 का अनुभव उसे भुला देगा।
वायुसेना का हौसला बढ़ाने और चीन को बैकफुट पर भेजने के लिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया खुद लेह पहुंच गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल MM नरावणे से मुलाकात के बाद एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया पहले श्रीनगर के एयरबेस पहुंचे और फिर लेह के एयरबेस पर। वायुसेना ने मिराज 2000 विमानों के बेड़े को लेह लद्दाख में तैनात कर दिया। ये वही मिराज 2000 विमान हैं जिनका इस्तेमाल बालाकोट की एयर स्ट्राइक के दौरान किया गया। इसके अलावा सुखोई 30 विमानों को भी लेह लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर पिछले 1.5 महीने से लद्दाख में तैनात हैं। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर सेना तक खाद्य सामग्री और हथियार पहुंचाने के साथ साथ सैनिकों को एयर ड्रॉप करने का भी काम कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सेनाओं के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के साथ ही भारतीय सेना के साथ अब वायुसेना भी हाई अलर्ट पर है। इस बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने लेह का दौरा किया, जहां पर उन्होंने वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। इस वक्त लेह एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के सुखोई और मिराज 2000 लड़ाकू विमान तैनात हैं, जबकि चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों को रसद पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। चीन का डर दरअसल भारतीय वायुसेना ही है। चीन की थल सेना का संख्या बल बहुत ज्यादा है, लेकिन लेह लद्दाख की भारत चीन सीमा जिस ऊंचाई पर है, वहां हमारी वायुसेना का मुकाबला चीन कर ही नहीं सकता। जिस दिन वो 20 जवानों को खोने की घटना हुई थी दुर्भाग्यपूर्ण, उसके बाद से हम आसमान में चक्कर लगाते हुए, सर्वेलेंस सॉर्टीज करते हुए फाइटर विमानों को देख रहे हैं। सुखोई 30 MKI, आज चिनूक भी हमें आसमान में यहां पर नजर आ रहे थे। हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि बड़ी तादाद में ट्रूप्स को और मशीनरी को ले जाने में सक्षम है। इस तरह की ऊंचाई वाले, इस तरह की पहाड़ी इलाकों में ले जाने के लिए सक्षम है। उन्हें हम लगातार देख रहे हैं। फॉरवर्ड बेसिस पे उन्हें तैनात रखा गया है ताकि शॉर्ट नोटिस पर उन्हें ले जाया जा सके। और साथ ही जिन्हें टैंक किलर्स कहा जाता है, वो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, ये सारी चीजें पिछले कुछ सालों में हमने हासिल की हैं। और आज यहां पर ये चीन के मुकाबले कम से कम इस सेक्टर में जो पहाड़ी है, इतना हाई ऑल्टीट्यूड है, वहां पर हमारे लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। और ये तस्वीरें देखकर ही काफी होगा चीन के लिए कि भारत किस तरीके से यहां पर अपनी एयर पावर को मुस्तैद कर चुका है। हमारे ट्रूप्स आगे की लाइन पर हैं और पीछे उनके सपोर्ट के लिए हमारी वायुसेना बिल्कुल तैयार खड़ी है। 15 जून की रात चीन ने जमीन पर गलती की तो हमारी थल सेना के सैनिकों ने चीनी सैनिकों को छठी का दूध याद दिला दिया। अब हमारी वायुसेना तैयार है। चीन को संदेश साफ है कि अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हिंदुस्तान, उसका इतिहास, भूगोल सब बदल सकता है। लद्दाख में श्वेता सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। भारत के आक्रामक रुख को देखते हुए चीन इस वक्त बैकफुट पर है। पहले तो वो नकारता रहा, जानकारी अभी तक नहीं दे रहा कि आखिर उसके कितने सैनिक मारे गए हैं। दूसरी तरफ अब 10 ऐसे सैनिक जिसको पहले बंधक बनाकर रखा था, उन्हें रिहा किया है। पंद्रह जून की रात भारत चीन सैनिकों के हिंसक संघर्ष के बाद चीन अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आ रहा, लेकिन भारतीय रुख देखकर वो बैकफुट पर जरूर नजर आ रहा है। खबरों के मुताबिक चीन ने झड़प वाले दिन 10 भारतीय जवानों को बंधक बना लिया था। इसमें सेना के 2 मेजर भी शामिल थे। बातचीत के बाद भारत ने बंधक बने इन सभी 10 सैनिकों को छुड़ा लिया है। चीन ने भी साफ किया है कि उसके पास भारत का अब कोई सैनिक नहीं है। 据我所知，目前中方没有扣押任何印方人员，中印双方正通过军事和外交渠道对话解决有关现地问题，我没有需要发布的信息。 15 जून की रात हिंसक झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि 18 बुरी तरह घायल हुए। 58 सैनिक मामूली रूप से चोटिल हुए। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को बंधक बनाया। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। सोमवार को आधी रात चीन के साथ खूनी झड़प के बाद धीरे धीरे सच सामने आने लगा। पूरे देश के सामने सच्चाई आई। श्रद्धांजलि दे रहा है पूरा देश उन वीर शहीदों को। लद्दाख में लगातार भारतीय सेना की तैनाती LAC पर बनी हुई है और हम
मूवमेंट्स भी देख सकते हैं, चाहे सेना हो या फिर वो सिविल ट्रक्स जो मदद के लिए, सामान लेने के लिए, चाहे रसद, चाहे बीआरओ की मदद के लिए आगे बढ़ते हुए हमेशा नजर आते हैं। चीन जितने सैनिक अपना सामने रखता है, भारत उसका मिरर डिप्लॉयमेंट करता है, उतनी ही संख्या में सैनिकों को रखता है, साजो सामान रखता है, हथियार रखता है। कोशिश यही है कि किसी भी तरह की कहीं पर भी कोई कोताही नहीं और बिल्कुल तेजी से आगे उस हिसाब से बढ़ते जाएं। क्योंकि बातचीत लगातार बेनतीजा निकल रही है, कुछ उसमें से खास निकल कर नहीं आ रहा है, लेकिन इस सब के बीच भारत को चीन पर बिना विश्वास किए हुए, उसकी तरफ से बातें बहुत कही जाएंगी, लेकिन बिना विश्वास करते हुए अपनी सैन्य तैनाती बिल्कुल दुरुस्त रखनी है। एलएसी से लगती हुई तमाम इलाकों पर इस समय भारतीय सेना ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और हिंदुस्तान को इस बात पर पूरी तरीके से भरोसा होना चाहिए कि चीन पर किसी भी कीमत पर हम ही भारी पड़ेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना किस तरह की चुनौतियों का सामना करती है, ये लगातार हम आपको दिखाते हैं। हम कमोवेश आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह की सीमाएं होती हैं। अब से पहले इस तरह की सड़कें भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन बीआरओ ने अपनी तरफ से जिस तेजी से यहाँ पर काम किया है और जिस तरीके से यहाँ पर आपको सरहद की ओर जाती हुई अच्छी सड़कें दिख जाएंगी, वो वाकई उस रिजॉल्व को दिखाता है, उस हिम्मत को दिखाता है कि किस तरीके से पहाड़ों के सीने को चीर कर भी हम जल्द से जल्द इस तरह की सड़कें बना सकते हैं, इस तरह की सड़कों का निर्माण कर सकते हैं कि हमारी सेनाओं को कभी भी आगे बढ़ने में किस तरह की दिक्कत न आए। लेकिन ये काम इतना देरी से शुरू हुआ आजादी के बाद से या फिर 62 के बाद से भी हम कहें कि वो रफ्तार नहीं आई कि आज भी अगर सरहद पर हमें वो तेजी चाहिए तो निर्माण कार्य बहुत बढ़ाना होगा। चीन ने बहुत दबाव हम पर बनाया है कि हम निर्माण को वो रफ्तार न दे सकें, लेकिन भारत इस बार डरने वाला नहीं है। पूरे रफ्तार के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर सड़कों का निर्माण सीमा से लगती हुई सभी इलाकों में जारी है। चीन के बाजार का भारत करेगा भंटादार। सोचिए अगर 130 करोड़ हिंदुस्तानी ये तय कर लेंगे कि वो चीन का बहिष्कार करेंगे, उसके बाजार का बहिष्कार करेंगे, गिर जाएगा चीन। आज चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना है, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो चाइना की धरती हो, चाहे वो आज व्यापार का मार्केट हो। लड़ाई चीन ने शुरू की है और उसे अंजाम अब भारत को देना है। चीन ने विश्वासघात करते हुए भारत के 20 जवानों पर हमला करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये भारत 1962 वाला भारत नहीं, अब बदला लेने की बारी हिंदुस्तान की है। अपने जवानों की शहादत पर 130 करोड़ देशवासियों का खून खौल रहा है। शहरों में, सड़कों, चौराहों पर, बाजारों में चीन के बहिष्कार के नारे गूंज रहे हैं। चीन के बने टीवी तोड़े जा रहे हैं। चीन के प्रोडक्ट को चकनाचूर किया जा रहा है। चीनी सामान की होली जलाई जा रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर चीन से बदला तो हमारे जाबाज सैनिक लेंगे, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर चीन को सबक सिखाने की सौगंध 130 करोड़ भारतीयों ने खा ली। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत आर्थिक मोर्चे पर चीन को चारों खाने चित कर देगा। तो आपको ये भी दिखाएंगे कि भारत में चीन से कौन कौन सी चीजें इंपोर्ट करके लाई जाती हैं और भारत में चीन का बाजार कितना बड़ा है। लेकिन गलती चीन ने की है और अब चोट भी चीन ही खाएगा। चीनी सैनिकों ने हमारे 20 जवानों पर धोखे से वार किया। अब भारत में चीन के खिलाफ यलगार छिड़ चुका है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि भारत के शहर शहर कैसे चीन की कमर टूट रही है। भारत में चीन का धंधा चौपट करने के लिए लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। जी हाँ, भारत में शुरू हो चुका है चीन का बहिष्कार। इन तस्वीरों को चीन भी देख लेगा तो आगे ऐसी हिमाकत नहीं करेंगे। ये है यूपी के मुरादाबाद की तस्वीरें। चीन के खिलाफ आक्रोश भड़का तो चीन के टीवी सड़कों पर पटके जाने लगे। चीनी झंडे स्वाहा कर दिए गए। जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया।
हमें बहुत अफसोस है अपने जवानों का, उसके खातिर हमने ये काम किया है। मतलब हम अपने प्रधानमंत्री का अपने देश के साथ साथ एक कंधे से कंधे मिलाए हुए हैं और इसके चाइना के सामान का बहिष्कार करते हैं। पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को, आवाम को इसके लिए वो कहते हैं इसका बिल्कुल बहिष्कार करें, बिल्कुल बाइकाट करें। हैदराबाद में लोगों ने चीन के सामान को सड़क पर चकनाचूर कर दिया। आप देख सकते हैं कि चीन के बने मस्कीटो रैकेट कैसे तोड़े जा रहे हैं। हैदराबाद के 800 दुकानदारों ने दृढ़ निश्चय किया है कि वो चीनी सामान नहीं बेचेंगे। हमारे पास स्किल्ड वर्कर है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग हब है और हम उसको कैसे हमारा नुकसान होगा फायदा होगा वो बात की बात है। कुछ दिनों में हम उसको बराबर उसको धूल चटाएंगे। हम चाइना प्रोडक्ट पहले बेचते थे, मगर जब से देश के ऊपर इस तरह के हालात हुए हैं हमने चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार करा। देश पहले दुकान बाद में। और ये गुजरात के सूरत में चीनी सामान के बहिष्कार की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि चाइनीज मोबाइल से लेकर चाइनीज टीवी को तोड़ फोड़ कर हवन कुंड में डाल दिया गया। देशના નાગરિકોને અપીલ છે કે ચાઇનાનો સામાનનો ત્યાગ કરો અને આવા ચાઇના દગાબાજ ચાઇના પાકિસ્તાનનો બહિષ્કાર કરો। यूपी के बुलंदशहर में भी चाइनीज टीवी को उठा कर ऐसा पटका गया कि चकनाचूर हो गए। बुलंदशहर से चीन को यह संदेश दिया गया कि अगर चीन हमसे टकराएगा तो ऐसे ही चूर चूर हो जाएगा। बिहार के गया में भी लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार किया और मेड इन चाइना टीवी बीच सड़क पर थूक डाले गए। कि आज के बाद चाइनीज समाज का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी परिस्थिति में अपने देश में बना हुआ सामान का भी उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है। लखनऊ में चाइनीज टीवी में आग लगा दी गई तो आगरा में चीनी माल का लोगों ने जमकर विरोध किया। लोग चाइनीज खिलौने बेचने वालों की दुकानों पर भी पहुंचे और वहां सबने मिलकर नारे लगाए कि वो चाइनीज सामान नहीं बेचेंगे। जो आज ये मीडिया कसम खा रही है कि मैं अगर सामान खरीदूंगी, पेंसिल खरीदूंगी तो हिंदुस्तान का खरीदूंगी। चाइना से निर्मित माल हिंदुस्तान के अंदर व्यापारी नहीं बेचेगा। अगर व्यापारी माल नहीं बेचेगा तो चाइना से माल भी नहीं आएगा। जो हिंदुस्तान में बनेगा वही माल हमारे व्यापारी भाई बेचेंगे। चीन के खिलाफ आगरा में आक्रोश की आग ऐसी भड़की कि चीन के सामान को सड़क पर स्वाहा कर दिया गया। पूरा देश इस वक्त गो बैक चाइना के नारे लगा रहा है। हरिद्वार से बाबा रामदेव ने भी चीन का बहिष्कार किया और स्वदेशी का ऐलान किया। चाइना का आर्थिक बहिष्कार करे देशवासी, उससे उसको आर्थिक मोर्चे पर भी हम पटक नहीं देंगे, क्योंकि 15 से 20 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत के साथ व्यापार करता है चीन, और उससे ताकत पाता है, उससे हथियार बनाता है, उससे पाकिस्तान को पोषण देता है और यूएन के अंदर भी भारत का हर बार विरोध करता है, भारत के साथ में धोखाधड़ी करता है, भारत की पीठ में छुरा घोंपता है। ऐसे देश का हमें पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए। तो मैं सारे देशवासियों से कहूंगा, योग्य का और स्वदेशी का व्रत लेंगे तो निश्चित रूप से इस भारत को हम आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बना पाएंगे, सैन्य दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बना पाएंगे और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को हम अक्षुण्ण रख पाएंगे। चीन के खिलाफ पूरा भारत गरज रहा है और चीनी सामान के बैकअप का ऐलान कर रहा है। चीन ने भारत के सैनिक मारे और भारत उसके सामान की चिता जला रहा है। शी जिनपिंग के पुतले फूंक रहा है। अब चीन भी याद रखेगा उसने पंगा इस दफा 21वीं सदी के भारत से लिया है, जो झुकना नहीं बल्कि झुकाना जानता है। आज तक ब्यूरो। भारतीय सामान अब यही अभियान। जी हां, अगर ऐसा अभियान देश में चल रहा है तो स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप देखेंगे कि कैसे कदम दर कदम अब चीन को 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की तरफ कदम उठा चुका है हिंदुस्तान। भारत और चीन के सैनिकों में खूनी जंग छिड़ी तो पूरे देश में चीन में बने सामान के बहिष्कार की आवाज जोर शोर से उठ रही है। लेकिन क्या ये चीनी सामान को तोड़ने फोड़ने से संभव हो सकता है? आखिर वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे चीनी सामान पर रोक लग सकती है? आज हम आपको इसका पूरा सच दिखाएंगे।
लेकिन उससे पहले आपको राजधानी दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों का विरोध प्रदर्शन भी दिखाते हैं, जिसमें चाइना गो बैक के नारे लगाए गए। इस वक्त हम तीन मूर्ति पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के कुछ लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं और आप देखिए तमाम इनके पास पोस्टर्स हैं, गो चाइना गो, और यहाँ पर आप देखिए अवर कंट्री अवर लैंड, चाइना आर्मी गेट लॉस्ट, इस तरह की बातें जो हैं जो पोस्टर्स हैं इनके हाथों में। और यहाँ पर वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जिन्होंने ये इसका विरोध किया है। अब चीनी सामान के बहिष्कार की तरफ बढ़ते हैं। छोटे कारोबारी केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को देश में चीन में बने सामान को बेचने से रोका जाए। बता दें कि देश में ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चीन से सालाना लगभग 74 अरब डॉलर की वस्तुएं आयात करते हैं। भारतीय कारोबारी संगठन के मुताबिक चीन से होने वाले कुल इंपोर्ट में रिटेल ट्रेडर्स की हिस्सेदारी करीब 17 अरब डॉलर है। इन आयातित वस्तुओं में खिलौने, घरेलू सामान, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और सौंदर्य प्रसाधनों की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। इनकी भरपाई भारतीय उत्पादों से की जा सकती है। लेकिन चीन को ये समझ लेना चाहिए कि इस बार पंगा उसने किसी और से नहीं, भारत से लिया है। और 20 जवानों को शहीद करना, उसका जवाब कैसे दिया जाता है, ये भारत अच्छी तरह जानता है। भारत का प्रत्येक नागरिक इस बात को जानता है कि चीन को सबक कैसे सिखाना है। उसके अंदर जो गुस्सा है, वो गुस्सा आज चौथे आसमान पर है। उसने चीन की वस्तुओं का तो बहिष्कार करना ही है, लेकिन दुनिया के हर फ्रंट पर चीन को नंगा करने की सामर्थ्य और शक्ति प्रत्येक भारतवासी में है और वो चुप नहीं रहने वाला। भले ही देश में चाइनीज प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई हो, लेकिन चीन कई चालाकियों के माध्यम से भारतीय खरीदारों की आंखों में धूल झोंक कर अपना काम चला रहा है। चाइना का हम लोग सबक लेते हैं, कोई समाज चाइना के राष्ट्रपति को फांसी दो, भारतीय ताकत जिंदाबाद। असल में 2017 में डोकलाम तनातनी के बाद भी चाइनीज प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मांग तेज हो गई थी। इसके बाद दिवाली जैसे अवसरों पर भी कुछ संगठनों ने चाइनीज लड़ियों और मूर्तियों को नहीं खरीदने की अपील की थी। इसका काफी असर भी हुआ था। इसके बाद चीन उन चालाकियों में जुट गया जिससे अधिकतर भारतीय खरीदारों को पहली नजर में ये पता ही ना चले कि प्रोडक्ट चाइनीज है। कोई प्रोडक्ट किस देश में बना है ये पैकेट और प्रोडक्ट पर लिखा होता है। जैसे भारत में बने प्रोडक्ट पर लिखा होता है मेड इन इंडिया, इसी तरह चाइनीज प्रोडक्ट्स पर लिखा होता था मेड इन चाइना। लेकिन अब चीन ने अपने प्रोडक्ट्स पर मेड इन चाइना लिखना बंद कर दिया है। अब वो लिखता है मेड इन PRC। हम आपको बता दें कि PRC का मतलब है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने की तैयारी कर ली है। कैट ने चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार और भारतीय सामान के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सामान हमारा अभिमान अभियान शुरू किया है। कैट ने 500 से अधिक चीजों की एक लिस्ट तैयार की है, जिसके अंतर्गत 3000 से ज्यादा वो उत्पाद हैं जो चीन में निर्मित होकर भारत में आयात होते हैं, जिनके बहिष्कार का आह्वान कैट ने अपने अभियान के प्रथम चरण में किया है। इन चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर कैट ने दिसंबर 2021 तक चीनी आयात में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। चीन पर हमारी व्यापार की बहुत बड़ी निर्भरता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में सामान चीन से हिंदुस्तान के अंदर आता है। और पिछले 20 सालों में जहां 2001 में चीन का व्यापार केवल $2 बिलियन था, वो अब बढ़कर के 2020 में $70 बिलियन हो गया है, जिसमें लगभग मोटे तौर पर यदि देखें तो 3500% की वृद्धि है, जो कि अपने आप में चिंताजनक है। जो तनाव वर्तमान में चल रहा है, उस तनाव का निश्चित रूप से व्यापार पर भी असर पड़ेगा। दूसरी तरफ जो बॉयकॉट की अपील हमने की है, उसका भी असर चीन और भारत के व्यापार पर पड़ने वाला है।
इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि भारत में 2 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल फोन मार्केट है, जिसमें 72% हिस्सेदारी शाओमी जैसी कंपनियों की है। इस दफा चीन को तगड़ी चोट पहुंचाने की तैयारी है, क्योंकि चीन ने गलवान घाटी में भारत के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आज तक ब्यूरो। ये गुस्सा देश भर में यूं ही नहीं है। चीन के विश्वासघात के बाद से हर हिंदुस्तानी ये सोच रहा है कि आखिर चीन को हिंदुस्तान में क्यों व्यापार करने का मौका मिला जाए। अब सरकार भी इस पर विचार कर रही है। कई प्रोजेक्ट रद्द हो सकते हैं। चीन का दाना पानी भारत से ही चलता है। वो हमें सामान बेचकर मालामाल हो गया, उसकी झोली हमारी वजह से ही भर गई। आंकड़ों पर गौर करें तो ये तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी 34%, न्यूक्लियर रिएक्टर और मशीनरी 18%, ऑर्गेनिक केमिकल्स 10%, गहने जेवरात 6%, लोहा इस्पात 4%, प्लास्टिक सामान 4% और दूसरे सामान 24%। चीन के इसी लाइफलाइन को काटने की तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है। ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। मोदी सरकार के फैसले की झलक जमीनी स्तर पर दिखने भी लगी है। सरकार ने चीन को आर्थिक दंड देना शुरू कर दिया। एक एक करके चीन के प्रोजेक्ट छीने जाने लगे। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी के साथ 471 करोड़ के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। MMRDA ने मोनोरेल रैक की नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर दी है। इसमें चीन की 2 कंपनियों ने बोली लगाई थी। चीन की दगाबाजी के बाद मेरठ रैपिड रेल में चीनी प्रोजेक्ट पर रद्द होने की तलवार लटकने लगी है। वहीं दिल्ली मेरठ। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।